हाँ, ये देखें, ये न्यूक्लाइडी और यूक्लाइडी। इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे यूक्लाइडी ऐसी क्रिया थी जिसमें n नंबर में गुणसूत्र कम या ज्यादा होते थे। कैसे? जैसे कोई प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट, 2n प्लांट कोई है और इसमें गैमीट बनने के लिए गैमीटोजेनेसिस हो रही थी। तो गैमीटोजेनेसिस आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमीट बनते हैं जननिक कोशिकाओं में, और इसकी प्रॉपर्टी है कि 4 गैमीट बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 4 सेल बनती हैं और कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी n। 2n मीन्स उस प्रजाति में पाए जाने वाले कुल गुणसूत्रों की संख्या। अब ये मान लीजिए प्लांट है, इसमें मेल गैमीट बन गए, और कोई दूसरा प्लांट उसी प्रजाति का है, उसमें फीमेल गैमीट बन जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गैमीट यहाँ भी बनते हैं नंबर। अब यदि ऐसा हो कि गैमीट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आधे गुणसूत्र न जाके पूरे गुणसूत्र चले जाएं, तो बाकी सारे गैमीट्स 0 हो जाएंगे, केवल इसमें 2n नंबर चलाएंगे नहीं, अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं। और ये मेल गैमीट मान लीजिए इस फीमेल गैमीट से संयुगित हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं 3n। तो n नंबर में यानी अगुणित संख्या है गुणसूत्रों की, वो बढ़ जाएगी, अगर इसका निषेचन हो गया तो घट जाएगी। तो ऐसी क्रिया को कहते हैं यूक्लाइडी। ये पिछले लेक्चर में देखे थे हम। आज देखेंगे कि एन्यूक्लाइडी क्या है। इसमें n नंबर में गुणसूत्र गड़बड़ नहीं होते हैं बंटवारे में, बल्कि आइडियल नंबर से क्रोमोसोम या तो एक ज्यादा हो जाएंगे या तो एक कम हो जाएगा। मीन्स एन्यूक्लाइडी 2n - 1 और 2n + 1 होता है। कारण है कि चूंकि ये मानव में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, तो जाइगोट के न्यूक्लियस में इतना स्पेस नहीं होता कि वहाँ डिवीजन हो सके, इसलिए यहाँ n नंबर में गुणसूत्र कम या ज्यादा नहीं होते हैं, और आइडियल नंबर से एक कम या एक ज्यादा होता है तो डेवलप हो जाता है भ्रूण। और ऐसा होगा तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए गुणसूत्र जात विशेष होते हैं, और अगर गुणसूत्र की संख्या बदलेगी तो लक्षण भी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे पहला सिंड्रोम आपको बताते हैं, डाउन सिंड्रोम आता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो इस सिंड्रोम के मेन चाइल्ड होते हैं, बच्चे जो होते हैं इस सिंड्रोम से ग्रसित हो सकते हैं, और इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n + 1। 2n + 1 कैसे होगी? 2n + 1 = ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखें तो 46 होते हैं 2n, और +1 कर देंगे तो हो जाएगा 47 क्रोमोसोम टोटल होते हैं ऐसे बच्चों में। और 5000 बच्चों में करीब बच्चे इस रोग से होते हैं ग्रसित। तो कैसे होगा ये सिंड्रोम, कैसे डेवलप होते हैं? तो आइए देखें उदाहरण। ये है 44 + XY। पीछे वाले क्लास में आपको पढ़ाए थे तो आपको पता होगा ये पुरुष में पाए जाते हैं, अर्थात ये फादर के गुणसूत्र है, मेल का निशान ये। और 44 + XX ये स्त्रियों में पाया जाता है डिप्लॉयड कंडीशन में, ये फीमेल का निशान है। तो अब शिशु जन्म के लिए गैमीट की आवश्यकता है, तो फादर की जन्मनिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्पर्म सेल बनेगी,
स्पर्म सेल बनेगी तो आधा इसका एक साथ, आधा जो बचेगा वाई के साथ चला जाएगा। तो आधा इसका करिए 22 होता है, 22 प्लस x की एक गैमीट सेल बनी और 22 प्लस y की दूसरी गैमीट सेल बनती है। ये दोनों मेल गैमीट हैं, ये मेल का निशान और ये गैमीट लिखा है। तो ये हो गया मेल गैमीट। इसी प्रकार से देखिए फीमेल गैमीट बनेगी, यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर 21वीं जोड़े का ऑटोसोम, ये ऑटोसोम है 44। अब जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 22। अब 22 जोड़े में से केवल एक 21वां जोड़ा नहीं बटा, तो क्या स्थिति होगी? ऑटोसोम बांटिए, अगर ये सामान्य डिवीजन करता तो 22 जाता, 44 है, 22 जोड़े होंगे, जोड़े का एक गुणसूत्र एक सेल में, दूसरा दूसरे सेल में जाएगा अगर जोड़ा बटेगा तो आप देखिए 21वां जोड़ा नहीं बट रहा है, बाकी सारे जोड़े बट रहे हैं। तो कई जोड़े हैं? 22। अब इसमें से एक जोड़ा अलग कर दीजिए, कितने बचे? 21 जोड़े। 21 को दो जगह बांटिए, 21 जाएंगे। अब एक जगह पे दो और चलाएगा, एक जोड़ा पूरा चलाएगा, 21 और 2 और हो जाएगा 23। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस x, और जो बचा वो एक दूसरे x के साथ ले जाए। ये ओवम सेल बनी, क्या रह गया? 21 प्लस x, यही बचा। तो ये दो फीमेल गैमीट बन जाती है, ये फीमेल का निशान, ये गैमीट। अब देखिए संयुग्मन की स्थिति क्या बनती है? यदि ये स्पर्म सेल इस ओवम सेल से संलयित हो जाता है तभी डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा होगा। तो 22 और 23 कुल हो जाएंगे 45 ऑटोसोम, और एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, तो ये हो जाएगा x। ये तो लड़की हुई। अब अगर इसका संयुग्मन दूसरी सेल के साथ हुआ, अर्थात 22 प्लस y इसके साथ संयुग्मित हो गया, तब लड़का हो जाएगा 45 प्लस XY। तो टोटल क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हो जाएंगे ऐसे। देखिए इसका संयुग्मन हो गया इसके साथ, तो 45 प्लस XY हो जाएगा, नीचे जगह नहीं, तो 45 प्लस XY होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे, और 47 होगा तो हो जाएगा 2n प्लस 1। और इस सिंड्रोम का जो बच्चा है, क्योंकि कुल गुणसूत्र अधिक हो गए आइडियल नंबर से, इसलिए ऐसे बच्चों में लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। लक्षण क्या आते हैं? इसमें बुद्धि का विकास नहीं होता, ये मूर्ख रह जाता है बच्चा, सिर इसका गोल होता है मंगोलाइड, और जीभ मोटी और बाहर निकली हुई होती है, मानसिक क्षमता बहुत कमजोर होती है। इसलिए इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों को मंगोलाइड बेवकूफ़ी नामक रोग पाया जाता है। मंगोलाइड इसलिए क्योंकि सिरगोल मंगोलिया के लोगों में होता है, और इडियट होता है लड़का, इसलिए मंगोलाइड इडियटनेस डिजीज कही जाती है इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होगा। 21वीं जोड़े का ऑटोसोम नहीं बटने के कारण ये डिजीज होती है मेल चाइल्ड में, और 5000 बच्चों में से एक बच्चा इस रोग से ग्रसित होता है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। कैसे होता है, क्या लक्षण आते हैं? क्योंकि गुणसूत्र जात विशेष है इसलिए लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक और सिंड्रोम आता है जो केवल स्त्रियों में आता है, और वो सिंड्रोम होता है टर्नर सिंड्रोम के नाम से। तो दूसरा जो सिंड्रोम ह्यूमन बीइंग में मिलता है वो होता है टर्नर सिंड्रोम का, इन्यूक्लाइडी के अंतर्गत। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम, चूंकि इस रोग से, सिंड्रोम से केवल स्त्रियां ग्रसित होती हैं, इसका अर्थ है
कि ये लिंग गुणसूत्रों से होने वाले सिंड्रोम होते हैं। जैसे कैसे इस सिंड्रोम में क्या होगा देखिए जरा, तो टर्नर सिंड्रोम में ये मान लीजिए पिता है 44 + XY और ये माता है 44 ऑटोसोम है और एक जोड़ा है सेक्स क्रोमोसोम। ये फीमेल है और ये मेल। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ भी होगा गैमेट बनने के लिए, आधे से डिवीजन हो जाएगा और 44 + X की एक गैमेट बन जाएगी, 44 + Y की दूसरी गैमेट बनेगी। तो मेल गैमेट प्रॉपर बनते हैं। फीमेल गैमेट में X क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नहीं बढ़ते, ऑटोसोम का डिवीजन कंप्लीट होता है तो हो जाती है गैमेट के अंदर गुणसूत्र 22 + X दोनों X एक ही गैमेट में चला है। अब जो बचा हुआ है 22 + 0, कोई X क्रोमोसोम नहीं आता, लिंग गुणसूत्र इस गैमेट में नहीं आते। ये दोनों फीमेल गैमेट मान लीजिए बने और ये दो मेल गैमेट हैं। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का होगा संयुग्मन। अब चूंकि लड़कियों में स्त्रियों में ये रोग होता है, इसलिए ये अगर स्पर्म सेल इस ओवम सेल से सिनगैमी हो गई, संयुग्मन हो गया, तब ये डिजीज हो जाएगी। तो 44 यहाँ पे 22 + X है और ये 22 + Y, चूंकि अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, तो 44 + X 0 ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 44 और केवल एक ही लिंग गुणसूत्र है, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या होगी 45, अर्थात 2n-1। तो इस तरह से इस स्त्री में चूंकि एक X क्रोमोसोम कम है, इसलिए स्त्रियों के सारे लक्षण डेवलप नहीं होते हैं और ये स्त्री बाँझ होती है, इसमें फर्टिलिटी नहीं पाई जाती है, ये इनफर्टाइल होती है और इस रोग से केवल स्त्रियां ही ग्रसित होती हैं। यदि इस प्रकार से स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है तब इस सिंड्रोम का डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से एक और सिंड्रोम है और वो सिंड्रोम होता है क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, जो कई बार पूछा है परीक्षा में। और क्लाइफिल्टर सिंड्रोम जो है वो भी लिंग गुणसूत्र के अनियमित बंटवारे के कारण ही होता है और केवल पुरुषों में होता है। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम स्त्रियों में नहीं पाया जाता। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम क्या है? पहली चीज तो ये केवल पुरुषों में होता है। और क्या लक्षण इसके आते हैं क्लाइफिल्टर सिंड्रोम के और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आते हैं? तो ये देखिए 2n+1 यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ भी 47 होगा। अर्थात यदि क्रोमोसोम नंबर दिखाएं तो 2n+XY। इसको ट्राइसोमिक कंडीशन कहा जाता है। परीक्षा में पूछता है कि ट्राइसोमिक क्या है, तो 2n+XX जहाँ 3 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और ऑटोसोम 2n होते हैं उसको ट्राइसोमिक कहा जाता है। और जहाँ केवल एक ही X क्रोमोसोम या एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है उसको मोनोसोमिक कहा जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक होता है और क्लाइफिल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमिक होता है। कैसे बनेगा क्लाइफिल्टर सिंड्रोम? इसका रेखा चित्र देखें तो वही 44 + X फीमेल है, 44 + XY मेल है। रिडक्शन डिवीजन जैसे पहले किए हैं वैसे ही दिखाएंगे। यहाँ मेल फीमेल गैमेट बनेगी, इसका बंटवारा ठीक से होगा, इसका नहीं होता है। तो 22 + X एक सेल में चला आता है और जो बचता है वो अलग कर दीजिए। तो बचा क्या? 22 + 0 और यहाँ पर डिवीजन नॉर्मल है 22 + X
और 22 प्लस वाई, 2 मेल गैमीट है। अब यहाँ पर संयुग्मन किसके किसके बीच में हो? जब संयुग्मन इस ओवम के साथ इस स्पर्म का हो जाता है तब इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा होता है। तो 44 हो जाएगा, ऑटोसोम 22 है, तो 44 प्लस एक्स वाई, ये लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं, जिससे ये बच्चा हो जाता है ट्राइसोमिक। तो ये ट्राइसोमिक कंडीशन हुई। और इस बच्चे में इस पुरुष के जो लक्षण आते हैं वो चूंकि 2x गुणसूत्र है, ये स्त्री के अंदर पाए जाते हैं दो, तो स्त्री के लक्षण भी विकसित होते हैं, और साथ ही y गुणसूत्र है तो पुरुष के भी लक्षण विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष जो हैं वो इंटरसेक्स कहे जाते हैं, अर्थात इनमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से 3 सिंड्रोम हैं, एक मोनोसोमिक, एक ट्राइसोमिक और एक ऑटोसोमल। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेंटर सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम एन्यूप्लाइडी में आते हैं और ये तीनों मनुष्य में पाए जाते हैं, जहाँ गुणसूत्र आइडियल नंबर से या तो एक कम होता है या फिर एक ज़्यादा होती है। तो ये करेक्टर है, और गुणसूत्र कैसे फ्यूजन होता है, कैसे गैमीट बनते हैं, ये सारे प्रोसेस हैं। इसी चैप्टर में दिया हुआ है बार बॉडी। कई बार टिप्पणी आई हुई है बोर्ड में कि बार बॉडी क्या है, तो बार बॉडी के बारे में देख लें। बार बॉडी जो है उसकी खोज हुई है 1949 में। 1949 में वैज्ञानिक थे बार मूरे, और बार मूरे ने इसकी डिस्कवरी की। बिल्ली की श्लेष्मिक कोशिकाओं में इन्होंने देखा कि केंद्रक के बाहर केंद्रक की भांति रंग लेने वाली एक रचना पाई जाती है, जिसका नाम इन्होंने दे दिया बार बॉडी। अब ये क्या चीज है जो बार बॉडी के रूप में पाई जाती है? तो न्यूक्लियस किस रंग का स्टेन लेता है? ब्लू कलर का। मेथिलीन ब्लू या कॉटन ब्लू से स्टेन करेंगे तो न्यूक्लियस स्टेन होता है, और सैफरेनिन या इओसिन से साइटोप्लाज्म स्टेन लेता है रेड कलर का। और अगर मेथिलीन ब्लू से इसको स्टेन किया जाए तो केंद्रक नीले रंग का है और उसके बाहर एक और नीले रंग की रचना नजर आती है। इसी रचना को बार बॉडी कहते हैं बार मूरे के अनुसार। लेकिन इसी का अध्ययन किया बाद में टी.एच. मॉर्गन ने, तो उन्होंने पाया कि ये केंद्र अर्थात कोशिका में आने वाला तीसरा एक्स गुणसूत्र है। 2 एक्स गुणसूत्र तो केंद्रक में रह सकते हैं, लेकिन तीसरा एक्स गुणसूत्र बाहर निकल आता है और केंद्रक से ही संलग्न रहता है। इसी तीसरे एक्स गुणसूत्र को बार बॉडी का नाम दिया गया, अर्थात जितनी बार बॉडी किसी भी सेल में पाई जाएगी उतने एक्स गुणसूत्र उस कोशिका में ज्यादा होंगे। तो बार बॉडी कुछ और नहीं बल्कि अतिरिक्त आए हुए एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बार मूरे ने किया। तो बार बॉडी केंद्रक के बाहर पाई जाने वाली न्यूक्लियस की ही भांति रंग लेने वाली संरचना होती है, जो वास्तव में एक्स क्रोमोसोम जो केंद्र के बाहर निकल आता है, अर्थात अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है जो किसी कोशिका में पाया जाता है। तो इस तरह से बार बॉडी और एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी ये प्रक्रियाएं हैं जो मनुष्य में और दूसरे पौधों में पाई जाती हैं, इनका अध्ययन किया गया। इसके बाद जो है चैप्टर में हमको लेना है सेक्स लिंक्ड डिजीज, लिंग संलग्न रोग। अब ये क्या होते हैं? लिंग संलग्न रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब ये कै प्रकार के हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज?
तो एक्स गुणसूत्र से जाएगा तो एक्स लिंक्ड डिजीज होगी, और अगर वाई गुणसूत्र से जा रहा है, केवल पिता से बच्चों में जा रहा है तो वाई लिंक्ड डिजीज है। अब माता और पिता दोनों से जा रहा है तो एक्स वाई लिंक्ड डिजीज कहलाएगी। अर्थात ऐसे रोग जो केवल माता से बच्चों में जाते हैं, ऐसे रोग जो केवल पिता से बच्चों में जाते हैं, ऐसे रोग जो माता पिता दोनों से बच्चों में जाते हैं। उदाहरण क्या है, कौन से ऐसे रोग हैं जो केवल माता से जाते हैं बच्चों में? तो वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स हो गया वर्णांधता, ये केवल माता से ही बच्चों में जाते हैं। दूसरा रोग आता है हीमोफीलिया। अब ये रोग क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में लाल रंग और हरा रंग नहीं देख पाता व्यक्ति, और हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसमें कहीं घाव लग जाए तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, मृत्यु भी हो सकती है इस रोग के कारण। ये दोनों एक्स लिंक्ड डिजीज है, केवल माता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। अब वाई लिंक डिसऑर्डर क्या है? केवल पिता से बच्चों में जाते हैं, तो इसका उदाहरण है हाइपर ट्राइकोसिस। ये क्या है? कोई मर जाने वाली डिजीज नहीं है, ये लक्षण है असल में जो कान के पिन्ना पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो ये लक्षण है जो केवल पिता से ही बच्चों में स्थानांतरित होता है, माताओं में ये लक्षण नहीं पाया जाता। और माता और पिता दोनों से कौन से रोग हैं जो जाते हैं? तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस है बीमारी, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या है? ये ऐसा रोग है जिसमें कोई भी रंग नहीं दिखता, इसमें केवल हरा और लाल नहीं दिखता। टोटल कलर ब्लाइंडनेस में कोई भी कलर नहीं दिखता है व्यक्ति को, तो ये टोटल कलर ब्लाइंडनेस माता पिता दोनों से इनहेरिट होता है। और एक बीमारी गुर्दे की आती है जिसमें गुर्दा खराब हो जाता है, इसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोसिस। ये गुर्दे की बीमारी है, गुर्दा फेल हो जाता है। तो ये संभावना है कि यदि माता पिता गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त हों तो बच्चों में भी बीमारी हो सकती है। माता या पिता दोनों में से किसी में यदि गुर्दा खराब है तो बच्चों में ये रोग जा सकता है। तो इस तरह से ये लक्षण है जो एक्स गुणसूत्र के द्वारा, वाई गुणसूत्र के द्वारा या फिर एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। हमको पढ़ना है केवल एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जीन लेकर के हम इनहेरिट होते हुए दिखाएंगे कैसे बच्चे इससे ग्रसित होते हैं, एक्स गुणसूत्र के द्वारा ये रोग कैसे बच्चों में स्थानांतरित होता है। तो उसके लिए पहले कुंजी हम आपको बताते हैं, एक कुंजी आपको मेंशन करा रहे हैं और उस कुंजी को आप समझेंगे। देखें कि ये क्या है। यदि हम दो लिंग गुणसूत्र एक साथ दिखा रहे हैं एक्स एक्स, तो ये है स्त्री, स्त्रियों में पाया जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस की जीन क्या होगी? कलर ब्लाइंडनेस संक्षेप में लिख रहे हैं तो सी, जैसा कि अभी तक आपने क्लास में लिया है, कलर ब्लाइंडनेस की स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है सी से, इसलिए इसी पहले अक्षर को हम पकड़ते हैं जीन के रूप में और एक्स गुणसूत्र के ऊपर दिखाएंगे। तो अगर दोनों एक्स गुणसूत्र के ऊपर हम सी दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये स्त्री है और कलर ब्लाइंड है। स्त्री कलर ब्लाइंड तभी होगी जब दोनों एक्स पर जीन पाई जाएगी कलर ब्लाइंडनेस की, अर्थात होमोजाइगस कंडीशन में ही स्त्री कलर ब्लाइंड होगी अर्थात रोगी होगी। ये कुंजी नोट करेंगे आप। और अगर दोनों एक्स में से किसी एक पर है कलर ब्लाइंडनेस अर्थात हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये रोगी नहीं होगी। स्त्री इस स्थिति में होती है बाहर, अर्थात इसमें सब रंग देखने की क्षमता होगी परंतु जीन पाई जाएगी। दोनों में से किसी भी पाया जाएगा, दोनों एक्स गुणसूत्रों में से किसी पर ये पाया जाएगा कलर ब्लाइंड का जीन, तो ये बाहर होगी अर्थात हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं इसको। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में स्त्री बाहर, केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही स्त्री रोगी होती है। जबकि पुरुष
केवल हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही पाया जाता है और ये पुरुष रोगी होता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र पर कोई जीन नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। वाई से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। केवल एक्स गुणसूत्र पर यदि कलर ब्लाइंड की जीन है तो वो पुरुष रोगी होगा, अगर नहीं है तब वो सामान्य होगा। तो ये सामान्य पुरुष और स्त्रियों में पाए जाने वाले जीन और उनकी स्थिति है। इस कुंजी के अनुसार सवाल बनाएंगे हम और उसी सवाल को लेकर के हम क्रॉस बनाएंगे। तो कैसे क्रॉस बनाएंगे? यदि स्त्री को हम कर दें रोगी, स्त्री हो गई रोगी, तो इसका जीनोटाइप क्या लेंगे हम? स्त्री के लिए XX और रोगी है तो कलर ब्लाइंड की जीन दोनों X पर पाई जाएगी। और अगर रोगी ही है पिता, रोगी पिता है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? पिता का XY है और केवल X पर ही जीन होती है, Y से मतलब नहीं है। तो इस जीनोटाइप का रोगी पिता है, कुंजी में लिखा हुआ है। स्त्री भी रोगी है, इसके बच्चे कैसे होंगे? तो अर्धसूत्रीय विभाजन कराइए गैमीट बनने के लिए। एक कोशिका में X पे C ये जाएगा, दूसरी गैमीट बनेगी वो भी यही होगी। यहाँ भी अर्धसूत्रीय विभाजन कराएंगे तो एक कोशिका में ये X पर C अर्थात लिंग गुणसूत्र X पर कलर ब्लाइंड की जीन जाएगी, जबकि Y जो है उस पर कोई जीन नहीं होगा। अब जगह क्रॉस इसके बीच में संयुग्मन हो गए, अर्थात ये दोनों फीमेल गैमीट हैं और ये फीमेल गैमीट इस मेल गैमीट से संयुग्मित हुआ, तो जीनोटाइप क्या होगा? X पर C जीन है, यहाँ भी X पर C जीन है, अर्थात ये लड़की है और रोगी है। कुंजी से मिलाएंगे। अब अगर इसका इसके साथ संयुग्मन हुआ तो क्या होगा? X पर C Y, ये होगा लड़का क्योंकि Y गुणसूत्र है। और कैसा होगा? रोगी, क्योंकि X गुणसूत्र पर हो पाया गया। इसी प्रकार से इसका संयुग्मन कराएंगे तो भी यही मिलेगा और इसका संयुग्मन कराएंगे तो भी यही मिलेगा। अर्थात ऐसे दंपत्ति जिनमें दोनों रोगी हैं उनके सारे बच्चे इस रोग से ग्रस्त होंगे। अब इसी प्रकार से आप सवाल और कोई पूछा जा सकता है आपसे कि वाहक माता है रोगी पिता, तब क्या होगा? एक और मैं करके दिखा देता हूँ। वाहक स्त्री लेता हूँ और रोगी पिता लेता हूँ और फिर चिकर बोर्ड बनाता हूँ और देखिए क्या निकलता है। इस कुंजी को पहले नोट कर लें तभी इस क्रॉस को बना पाएंगे। तो देखिए जरा, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, केवल स्त्री को रोगी नहीं करके हम वाहक कर देंगे। और वाहक जब करेंगे तो वाहक की कुंजी आप देखें दोनों X गुणसूत्रों में से किसी एक पर ही होगी कलर ब्लाइंड जीन। रोगी पिता है तो कोई परिवर्तन नहीं, वही अर्धसूत्री विभाजन करा दे। एक कोशिका के अंदर वो जीन जाएगी, दूसरी X गुणसूत्र पर नहीं होगी। ये दोनों फीमेल गैमीट हैं, यहाँ से लीजिए तो X पर C ये जीन X पर पाया गया है, Y पर कोई जीन नहीं रहेगी। अब कराइए इसका संयुग्मन तो देखिए X पर C और X पर C, ये तो रोगी लड़की हुई। कुंजी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये रोगी है और लड़की ने जन्म लिया। अब इसके साथ संयुग्मन कराएं तो ये रोगी लड़का हो गया, यानी कलर ब्लाइंड होगा रोगी लड़का। लेकिन इसका और इसका संयुग्मन करा के देखें तो X पर कुछ नहीं है और X पर C। इस कंडीशन में लड़की होगी XX है और दोनों पे नहीं है C, तो ये वाहक हो जाएगी, यानी सारे लक्षण के सामान्य होंगे। और इसका संयुग्मन कराएंगे जब, तब XY आएगा और ये नॉर्मल होगा लड़का। तो रेशियो यदि पूछ लिया तो 1:1,
बच्चे नॉर्मल हो गए हैं और 2 बच्चे जो है वो रोगी हैं, एक लड़का एक लड़की है, एक लड़का एक लड़की नॉर्मल है। तो इस तरीके से रेशियो 1:1 का आता है। इसी प्रकार से आप कुछ भी मान करके क्रॉस बना सकते हैं। क्रॉस बनाइए और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट लिख सकते हैं। अब दूसरा जो डिजीज बताए हैं वो है हीमोफीलिया। ठीक ऐसे ही कुंजी बनेगी। हीमोफीलिया के लिए आपको करना है कि जीन बदल देना है। अंग्रेजी के अनुसार इसकी जीन एच आ रही है। हीमोफीलिया की स्पेलिंग एच से स्टार्ट हो रही है, तो सी की जगह केवल एच कर दें और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये स्त्री रोगी होगी अर्थात हीमोफिलिक होगी, ये वाहक होगी, ये पुरुष रोगी होगा और ये नॉर्मल पुरुष होगा। तो केवल सी की जगह एच कर देंगे। क्रॉस में कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ कलर ब्लाइंड लिखते हैं वहाँ हीमोफिलिक लिखेंगे। बस इतना ही करना है। एक नोट हम लिखाते हैं और वो नोट विशेष होता है कि होमोजाइगस कंडीशन में, ये देखिए होमोजाइगस कंडीशन है, लड़की जिंदा नहीं बचती है। लड़कियां जो हैं वो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही पाई जाती हैं। होमोजाइगस कंडीशन में होने पर गर्भावस्था में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस जीनोटाइप की कोई लड़की नहीं पाई जाती। होमोजाइगस कंडीशन में लड़की की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसमें दोनों जीन हीमोफीलिया की डोमिनेंट होती है और जन्म के पहले या जन्म के बाद ही ऐसी लड़कियां मर जाती हैं। इसलिए इस जीनोटाइप की लड़की पृथ्वी पर नहीं होती। तो इस तरह से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का रेखा चित्र आप बना करके नोट बना ले अपना। चैप्टर में दो चीज़ें और बची हैं, एक एपिस्टैसिस है और एक आध दो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है जो अगले पार्ट में लेंगे हम। आज के लिए इतना ही।